नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जीआईसी का कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर। इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अभी इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आई नहीं है, तो जितने भी आंसर्स हैं वो अपनी कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मैं कैलकुलेशन भी यहाँ पे बता दूंगा, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको बताऊंगा। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं 2 या 3 जिनके सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केवल कॉमर्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है ये जो डी सीरीज है पेपर की, तो सारी सीरीज में सेम क्वेश्चन है, खाली जो सीरियल ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। ये डी की है, उसके अनुसार आप मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये 41 है क्योंकि 40 क्वेश्चंस जनरल के थे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दी हैं जिनमें एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन का मतलब होता है कि ये एक कथन है, और रीजन ये उसका कारण है। उस कथन में जो कहा गया है उसका कारण ये है। हमें पहचान करनी होती है इनमें से कथन सही है, उसका कारण सही है, और या दोनों में से कोई गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन रेफर करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फार्म्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका जो असर्शन है वो सही है। रीजन बताया है रेशनलाइजेशन सीक्स नॉट मेयरली टू रेगुलेट द इंटरनल वर्किंग ऑफ ए फर्म बट अटेम्प्ट्स टू रीऑर्गेनाइज इन इंडस्ट्री ऑन राइट लाइन्स। इसमें कारण बताया गया है कि जो रेशनलाइजेशन है उसमें केवल इंटरनल वर्किंग एक फर्म की उसी को रेगुलेट करने को नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पूरी इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने का अटेम्प्ट करता है सही दिशा में। तो इसका जो रीजन है वो भी सही है, ये दोनों ही सही हैं, और इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है गिवन बिलो, अगेन इसमें असर्शन और रीजन है। असर्शन पढ़ते हैं पहले। इसमें कहा गया है इन अकाउंटिंग अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर। अकाउंटिंग में बिजनेस और उसके ओनर में एक डिस्टिंक्शन किया जाता है, भेद किया जाता है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। रीजन बताया गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉट ऑन सब्जेक्टिविटी। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए सही नहीं है। एज ए स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, बट ये इसका कारण नहीं बताता है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए बी, क्योंकि जो मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं, ये सेपरेट एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द कॉस्ट यूनिट ऑफ ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में जब किसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा अपने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं कॉस्टिंग के बेसिस पे, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं वो, तो वो कोई कॉस्ट यूनिट तय करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट यूनिट सही है? तो गिवन ऑप्शन में जो कॉस्ट यूनिट दी हैं ये दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। कॉस्ट यूनिट जो बनती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में, उसमें यात्री पर किलोमीटर देखा जाता है, यानी कि पैसेंजर पर किलोमीटर, तो दोनों को मिला करके बनेगा। अकेला ना एक सही है ना दोनों सही है। यहाँ पे पूछा था कि करेक्ट आंसर इसका बताना था, तो इसका सही जवाब होना है ऑप्शन डी होना चाहिए, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है 44th। इसमें पूछा गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। यहाँ पे बैंक्स के नाम है, यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की क्लास एक तरह से बताई है, कॉमर्शियल टाइप के बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, और फिर उनकी यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो फीचर है उसके बारे में बात की गई है। तो कौन सा सही कोड है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही कोड है जो गिवन ऑप्शन है इनमें से ए इसका सही जवाब है। दरअसल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, कस्टमर्स को दे सकते हैं गिवन ऑप्शन में से। इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, इंडस्ट्रीज को मिड टर्म भी देते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा, उसकी मोनोपोली है नॉट इशू के मामले में, वो अकेला नॉट इशू कर सकता है।
और लैंड मॉर्टगेज जो बैंक होते हैं इनको बंधक ऋण देने वाले बैंक बोला जाता है। ये फार्मर्स को ऋण देने का काम करते हैं। तो इस तरह ये इसका ए सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ओनली 2। केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। जब व्हेन डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड एट ऑल प्राइस वेरिएशंस इट इज परफेक्टली इनएलास्टिक। जब डिमांड अनचेंज्ड रहती है, डिमांड में जब चेंज ही ना होता हो प्राइस घटने बढ़ने से, तो फिर उसको परफेक्टली इनएलास्टिक कहा जाएगा। केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ गिवन सेट। इसमें मीन मोड और मीडियन निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे कि सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। इसमें सिंपली क्या करना है, सारे नंबर्स का टोटल कर देना और इनका टोटल करके इनके नंबर से डिवाइड कर देना है। जैसे इन सब का टोटल कर लो 5, 8 सबका टोटल मिला करके जितना भी आता है उसको डिवाइड कर देना है 10 से, क्योंकि ये संख्या में 10 हैं। तो जब इनका सबका टोटल करके टोटल निकालोगे और 10 से कर दोगे डिवाइड, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10 ही आ जाएगा। इसलिए इसका जो मीन आएगा वो 10 आ जाएगा। गिवन ऑप्शन ये हैं, इनके अकॉर्डिंग आप देख लें, फिर उसके बाद सही आंसर मैं बता देता हूँ। विद कैलकुलेशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल है इसलिए। मोड का मतलब होता है, मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है उस श्रेणी में। तो इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है इसको आप चेक कर सकते हैं। छोटी सीरीज है, देखने से भी दिख जाएगा 5 कितने बार है, 8 कितने बार है, 12 कितने बार है। तो इसमें आप देखोगे तो 12 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 12 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए 12 ही इसका मोड हो जाएगा। तो मीन हो गया 10 और मोड हो जाएगा आपका 12। फिर उसके बाद मीडियन निकाल देना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन का मतलब होता है इसको प्रॉपर एक ऑर्डर में कर दें, चाहे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। जब आप इस सीरीज को रख देंगे पूरे को, बढ़ते घटते क्रम में जब इसको रखोगे तो 5 पहले आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 2 बार आ रहा है तो 8 8 आ जाएगा। उसके बाद 12 12 3 बार आ रहा है, 12 12 3 बार लिख दोगे। उसके बाद 13 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, टोटल नंबर ये। अब मीडियन का मतलब होता है कि इसमें जो मध्य में स्थित है, तो इसका मध्य आप निकालेंगे तो 4 इधर हो गए और ये 4 इधर हो गए। तो बीच के जो आइटम है इसमें एक 10 अभी छूट रहा है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो जब आप चेक करेंगे कि ये इधर 4 आइटम आ गए और यहाँ तक ये 4 आइटम इधर आ गए, तो बीच में ये 2 आइटम पड़ गए, क्योंकि इसमें इवन नंबर में थे, ये 10 थे। 11 होते तब तो 5 5 एक तरफ होकर के बीच वाला मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई। जब ऐसा केस होता है 2 संख्याएं आ जाएं तो इन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक 10 आ रहा है और दूसरा 12 आ रहा है, तो दोनों के बीच में मीडियन होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 11। तो इसलिए मीडियन 11 आ जाएगा और सही जवाब हो जाएगा मीन 10, मोड 12 और मीडियन आपका 11। तो 10 12 11 ये सही जवाब हो जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 10 12 11। नेक्स्ट देखेंगे 47वां क्वेश्चन है। इसमें है विद रिगार्ड टू एंटरप्रेन्योर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एंटरप्रेन्योर के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कराने में मदद करता है। जब हम विदेशों से सामान मंगाते हैं तो एंटरप्रेन्योर हमारे यहाँ बढ़ेंगे तो वो ऑप्शन बना लेंगे, विदेशों से हमें मंगाना नहीं पड़ेगा, उसका सब्सटीट्यूशन हमारे यहाँ से मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे। तो ये इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से सही तरीके से मैच कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही मैच नहीं है वो ऑप्शन बी है, डेप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है। हालांकि डेप्रिसिएशन को भी फाइनेंस की नज़र से जब देखते हैं तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ फंड वहाँ पे कहलाता है, लेकिन ये सोर्स ऑफ फंड वहीं पे कहलाता है जहाँ पे फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात हो रही हो। यहाँ पे सीधे सीधे हो रही है फ्लो ऑफ फंड की बात, यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड की बात हो रही है। जब हम फाइनेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे सोर्स ऑफ फंड की बात होती है कि फंड पैसा कहाँ से अरेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के सोर्स आ जाते हैं। लेकिन जब फ्लो ऑफ फंड की बात करते हैं तो केवल डायरेक्ट फ्लो जहाँ से होते हैं उन्हीं को शामिल करते हैं। अब डेप्रिसिएशन अपने आप में एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश है यानी कि नॉन फंड आइटम है, ना फंड बढ़ेगा ना फंड घटेगा। तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और बाकी इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एप्लीकेशन ऑफ फंड
ये जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड की साइड में दिखाया जाता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बाकी टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन ये सोर्सेज ऑफ फंड की साइड में दिखाया जाता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाई कैश एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाता है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49, नेट सेल्स फॉर ए पीरियड इज ₹6 लाख, 6 लाख है नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 3,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80,000। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो लिखा नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बेचे गए सामान की कॉस्ट है 3,10,000, इसी में ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेज और जोड़ देंगे तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के हो जाएगी 3,90,000, 3,90,000। अब 3,90,000 में आप डिवाइड अपॉन कर देंगे नेट सेल कितना है 6 लाख। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका सेल्स के साथ क्या रिलेशन है, ये पता चल जाएगा, यही ऑपरेटिंग रेशियो बता देगा। इंटू 100 कर देंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लें कितना आ रहा है, इसको आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 65%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही से मैच कौन सा नहीं है। तो ये गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, करेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जो नहीं है करेक्टली मैच उसके बारे में बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है ये सही से मैच नहीं है, क्योंकि गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि गोल्ड रिजर्व में रखा जाता है बैंकों के पास, और वो अवेलेबल होता है कि अगर करेंसी जो चल रही है मार्केट में उस करेंसी को कोई जमा करा के बैंक से गोल्ड लेना चाहे तो गोल्ड मिल जाएगा, उसको गोल्ड के बिस्किट्स मिल जाएंगे, लेकिन गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में नहीं रहता है गोल्ड बिलियन में। तो ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी सही मेल नहीं है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन बी एक्टिविटी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एक सोलवेंसी रेशियो होता है, ना कि एक्टिविटी रेशियो। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा अभी तो जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो जो बदल जाए बाद में फाइनल आंसर की आने के बाद, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसे रहते हैं जिस पे लोगों की अलग अलग राय होती है। इवन आप अलग अलग बुक्स अलग अलग थिंकर्स का देखोगे तो वहाँ पे भी अलग राय मिल जाती है, कुछ सब्जेक्टिविटी इस पेपर में है भी। तो फिर भी मैक्सिमम इसके आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ वो सही होंगे, और डिटेल इनकी पूरी प्योर डिटेल आएगी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, क्योंकि उस तक तब तक आपके कमेंट्स भी आ जाएंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो जिस क्वेश्चन में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होगी उसमें बेटर डिस्कशन के साथ उसको प्रोवाइड करेंगे विद सपोर्ट। इसके लिए आपको नेक्स्ट उसका वेट करना पड़ेगा वीडियो का। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही नई जानकारी आएगी आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है 52nd, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज गिवन। इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट था वो देने वाले कौन थे, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाई कीन्स ने दिया था। नेक्स्ट है 53rd, इसमें दो लिस्ट हैं और दोनों लिस्ट को मैच करना है। दरअसल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही जवाब बैठेगा वो तो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसमें मैं सारे आइटम्स को भी बता देता हूँ। ऑप्शन सी में ए जो राइवल फार्म्स है, अब इसके अकॉर्डिंग जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको मिलाते हुए, दरअसल ये नेट में आया हुआ है, यूजीसी नेट में दिसंबर 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज है, और वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम थी और इन्होंने भी ये एज इट इज रखा है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो जैसे राइवल फार्म्स है उसको इन्होंने इंटरनल एनवायरनमेंट में रखा है। दरअसल ये राइवल फार्म्स जो होती है वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है, माइक्रो में। बाकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है, ये सही मैच्ड है। इम्प्रूविंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ रहा है संस्थाओं को, सभी को क्वालिटी बेटर रखनी पड़ेगी ग्लोबल लेवल पे जाना है। तो एथिक्स इन बिजनेस, ये सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये सब तो सही है।
और बाकी इसका जो मैच बन रहा है वो ऑटोमेटिकली राइवल फर्म का इंटरनल के साथ बन रहा है, तो ये उतना अच्छा है नहीं इसका डायरेक्ट लिंक, ये मैक्रो के साथ बनता है, इसलिए ये येलो करके मैंने रखा है। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है हमारा, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 50 पैसे कॉइन एक लिमिटेड टेंडर मनी है इंडिया में। लिमिटेड टेंडर मनी का मतलब होता है कि हम अनलिमिटेड पेमेंट में यूज नहीं कर सकते 50 पैसे को किसी के साथ। इसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम, जैसे हमें किसी को मान लो 10 लाख देने और हम 50-50 पैसे के सिक्के देने लगे तो वो मना कर सकता है। हाँ, लेकिन रुपए के केस में, जैसे मान लो 100 रुपीज़ का नोट है तो वो अनलिमिटेड टेंडर मनी है। अगर हमको 10 लाख की भी पेमेंट करनी है तो हम दे सकते हैं 100 रुपये के नोट के माध्यम से, और मना नहीं कर सकता, बाध्य होगा वो पेमेंट लेने के लिए हमसे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑप्शनल मनी, ये भी सही बात है, ये एक ऑप्शनल मनी है। नेक्स्ट है 55th, तो इसका जो सी ऑप्शन था वो करेक्ट था, वो दोनों ही सही थे। 55th क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, आप भी इसका पीरियड देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ गलत क्यों लग रहा है उसका कारण। इसमें दिया है इनका जो प्रॉपर ऑर्डर बताना है हमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ये कब कब बने। इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड ये संस्थाएं हैं सभी, तो इसका जो प्रॉपर ऑर्डर बैठ रहा है वो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं बैठ रहा है। इसका प्रॉपर ऑप्शन बनता है, ऑप्शन जो ये हैं इनके अलावा अलग बनेगा इसका 1, 3, 2 और 4। ईयर मैं बता देता हूँ कौन कौन से इनके हैं। सबसे पहला DFHI, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो है 1988। इसके बाद हमारे पास है थर्ड जो ऑप्शन CD, इंट्रोडक्शन ऑफ CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये आया 1989 में। इसके बाद फिर STCI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये हुआ 1994 में। और इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट रेपो बाई RBI, ये हुआ 1998 में। तो इसका जो ये ऑर्डर है ये इनमें से किसी में बैठ नहीं रहा है। इसके अनुसार ऑर्डर हो जाता है 88 सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 2 और फिर उसके बाद 4। ये इनमें कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 56th क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, तो ये मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी रिजोल्व टू फॉरफिट 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। डायरेक्टर लिमिटेड कंपनी के हैं, उन्होंने फैसला किया कोई 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का प्रति एक फॉरफिट करेंगे। ₹7.50 पेड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अच्छा 750 पेड अप है ये। फिर आगे कह रहा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹250 पर शेयर, क्योंकि 2.5 रुपये फाइनल कॉल के थे, उनकी नॉन पेमेंट रही, पे नहीं हुए इसलिए फॉरफिट हुए हैं, तो 7.5 तो पेड थे। 700 ऑफ दीज शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर। इनमें से 700 शेयर 7 रुपये के रेट से रीइश्यू कर दिया। अब देखिए, तो हम देखेंगे 700 शेयर के रीइश्यू करने पे कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि 700 शेयर पे फॉरफिट कितना किया था। जब ये शेयर फॉरफिट किए टोटल 1000 शेयर, तो वहाँ पे टोटल पैसा पेड था वो 7.5 पर शेयर था, यानी कि 700 पे भी 7.5 रुपये पर शेयर पे कर रखा होगा उन्होंने। फिर आगे बताया है कि इन्होंने 7 रुपये पर शेयर में रीइश्यू कर दिए। इसका मतलब हो गया कि 3 रुपया इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया होगा, 3 रुपया डिस्काउंट दिया होगा। तो जब डिस्काउंट दिया जाता है तो ये माना जाता है कि जो रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया जाएगा वो फॉरफिटेड जो पैसा कंपनी के पास था इन शेयर्स पे उसमें से घटाया जाएगा, वही यूज किया जाएगा। तो 3 रुपये यहाँ पे देंगे घटा, तो पर शेयर जो रह जाएगा प्रॉफिट का पैसा, क्योंकि जो जब्त किया था कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट करने पे, वो फॉरफिट का पैसा प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। 3 रुपये कंपनी ने दे दिया यहाँ पे डिस्काउंट, तो पर शेयर 4.5 रुपये बचे। ये जो पर शेयर 4.5 रुपये बचे, तो 700 पे 4.5 रुपये के रेट से जो पैसा बच गया, 7.5 था प्रॉफिट का, 3 रीइश्यू किया तो डिस्काउंट यूटिलाइज कर लिया उस समय, तो 4.5 रुपये पर शेयर जो पैसा बचा ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ये कैपिटल गेन माना जाएगा, पूंजीगत लाभ हुआ है एक शेयर पे। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है ये कितना आ जाता है।
ये आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 3150, इसको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट देखेंगे 57th है। 57th क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रेट थ्योरी, फॉरेन एक्सचेंज रेट थ्योरी के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लें और इसका पता लगाएं। तो गिवन ऑप्शंस में से ना तो ये पहला सही है ना ही दूसरा सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 58th, इसमें दो लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट मैच करनी है और गिवन ऑप्शन में से जो सही है उसका पता लगाना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ए एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक लिखी इन्होंने, और दूसरे लॉर्ड कीन्स फेमस हैं, इन्होंने बुक लिखी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी। इन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो होती है जब हम किसी पूरी इकोनॉमी को स्टडी ना करके एक पार्ट को स्टडी करें, तो इसलिए पार्शल इक्विलिब्रियम को बताएगी। और मैक्रो होती है एज ए होल, तो मैक्रो जो होगी वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो इनमें से ये जो ऑप्शन है ये सही बैठ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 59, अगेन इसमें असर्शन है और रीजन है, तो इसमें पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जब पढ़ेंगे तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन टाइप थोड़ा मुश्किल है इसको बोलना, इसलिए मेरे हिसाब से अभी आंसर इसका मुझे लग रहा है बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है और कैपिटल लगाता है 45,000, उसने परचेज की गुड्स 5,000 रुपये की कीमत वाली, और ये क्रेडिट पे खरीदी, उधार खरीदी हैं। तो ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बिजनेस चलाया उसने 45,000 लगाया, तो 45,000 तो कैश आ गया बिजनेस में, एक एसेट हो गई। 5,000 गुड्स खरीदी, ये भी एसेट हो गई, तो दो एसेट हो गई 45 और 5,000 की। तो 45 और 5,000 की ये तो इनकी एसेट्स हो गई, और 45,000 रुपीज़ इसका हो जाएगा कैपिटल और 5,000 हो जाएगी लायबिलिटी। हालांकि इसमें जो एक साइड का ही क्लासिफिकेशन है, दूसरी साइड एक मुश्त दी है, तो गिवन ऑप्शंस में से सी इसका सही ऑप्शन बैठता है सटीक। नेक्स्ट देखेंगे 61st, इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया है, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है। तो यहाँ पे भी जो दो हैं ये तो सही हैं। IFCI 48 में स्थापित हुई, और SIDBI 1990 में स्थापित हुई, लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो दोनों सही मैच हो रहे हैं, और इनके हिसाब से जो सही ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है ए इसका कोड्स में। लेकिन बाकी ये जो ऑप्शन है इनके करेक्ट नहीं है। ICICI, अभी तो ICICI बैंक हम देखते हैं, इससे पहले ओरिजिनली ICICI एक संस्था थी। ICICI संस्था कि ये सब्सिडरी के तौर पे ICICI बैंक बना, हालांकि बाद में ICICI बैंक में ही ये मर्ज हो गई ये संस्था। तो अभी ICICI बैंक बचा है केवल। इन्होंने पूछा है ICICI के बारे में, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। तो यहाँ पे इन्होंने मिला रखा है इसके हिसाब से जब देखते हैं तो इससे, तो ये 1955 होना चाहिए, 95 सही नहीं है। दूसरा देखते हैं अगर कि इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI, तो IRBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 85 में, 1985 में IRBI की स्थापना हुई थी। इन्होंने 97 में मिला रखा है, तो 97 में स्थापना हुई थी। इससे पहली जो बॉडी थी उसकी, IRBI से पहले इसी बॉडी का जो नाम था वो अलग था, वो था IRCI। यहाँ पे बैंक की जगह उस समय ये कॉरपोरेशन था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो IRCI अगर पूछते तो ये सही रहता 1971। तो ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है।
बाकी ऑप्शन तो ये ए ही आ जाता है सही अगर उन दोनों को भी मिलाते हैं तो। नेक्स्ट है 60 सेकेंड। अगेन ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकली इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से सही पता चल जाएगा इसका। तो डेटर्स हैं 30,000 के और बिफोर बेड डेट्स ऑफ 1000, 1000 के बेड डेट से पहले हैं ये डेटर, तो वो घटाने पड़ेंगे 1000, तब हमारे पास सही डेटर आएंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेटर 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पूछा है। ऐसे केस में गुड डेटर जानने होते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर देने के लिए गुड डेटर्स। गुड डेटर कैसे जानते हैं, बेड डेटर घटा देते हैं इनमें से, तो 1000 घटा देंगे 29,000 आ जाएंगे। इवन 29,000 में से प्रोविजन भी घटा देंगे तब हमें गुड डेटर पता चलेंगे, तो इसका 5% घटा देंगे, इसका 5% घट जाएगा, ये आ जाएगा इसका 5% 1450, 2900 10% होगा उसका आधा हो जाएगा, ये आ जाएगा निकल करके हमारे पास 27,550 और इस पे 2% अब लगा देंगे, इसका 2% निकल करके आ जाएगा हमारे पास 551, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 63rd में इन्होंने बताया है इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.8 देन द कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन शैल बी। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है ये सारे ही रॉन्ग लग रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही जवाब आता है, दरअसल कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से व्यक्त करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन जो होता है इसको निकालने का तरीका होता है 1 माइनस आर स्क्वायर करते हैं और 1 में से आर स्क्वायर माइनस करेंगे, पहले आर का स्क्वायर निकालेंगे, वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। आर स्क्वायर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर, वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है और जो डिटर्मिनेशन का नेगेटिव होता है वही कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन होता है। तो इसलिए हम आर स्क्वायर निकालेंगे 0.8 का, तो ये आ जाता है 0.64, 1 में से 0.64 घटाएंगे तो ये आ जाता है 0.36। अब इसको 0.36 बोल सकते हैं या 36% बोल सकते हैं, इसमें ऐसा कोई आइटम है ही नहीं, तो गिवन ऑप्शन में सारे ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे 64th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रोविजन एंड रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट में से जो करेक्ट है उसको पहचानना है, तो ओनली वन करेक्ट है, केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रोविजन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या प्रोविजन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही बात है। नेक्स्ट है रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक लॉस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए पहला एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट देखेंगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हैं, असर्शन और रीजन अगेन फिर हमारे पास दिया है, तो असर्शन और रीजन पढ़ेंगे, पता लगाएंगे कौन सा इनमें से सही है। इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एनेबल करती है मैनेजर्स को कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने वर्कलोड, तो ये सही बात है, कर सकते हैं, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द इफेक्ट ऑफ लेसनिंग द बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव, ये भी सही बात है। जब बड़ी मात्रा में संस्था में लार्ज अमाउंट में डेलीगेशन किया जाता है पूरी संस्था में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में तो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका कोई रीजन नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इसका नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना है अगेन, तो दोनों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में इसमें पूछा गया है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सर्किल इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम, सर्किल जो होता है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, चाहे सर्किल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ये सब 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी इसका सही है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो गए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है 67, इसमें ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ऑप्शन, तो ये संस्थान है और ये संस्थान के प्लेस हैं, तो गिवन ऑप्शन में जो सही मैच नहीं है वो ऑप्शन बी, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इसका जो सही एरिया है वो है नोएडा, यूपी में है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 68th में अगेन दो सेंटेंस हैं और इनमें से पूछा कौन सा करेक्ट है, तो इसमें भी जो ऑप्शन ए है यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है और इसलिए ए इसका सही हो जाएगा, ओनली वन। इट मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में सही है।
दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 69 में अगेन प्रॉब्लम है। इसमें दरअसल मुझे इन दोनों स्टेटमेंट का कोई ऑथेंटिक सोर्स मिला ही नहीं, इसलिए मैंने इसका आंसर होल्ड पे रखा है। जैसे ही मिल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब तक इसका डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है तो इसका मैंने कोई आंसर दिया नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 में हम देखेंगे ये दो लिस्ट दी हैं और इन लिस्ट्स को मैच करना है आपस में, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें जो सही कोड है मैच का वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है, ये बिजनेस अलग है ओनर से कहता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, उसको सही सिद्ध करता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो होता है इससे रिलेटेड सही है ऑप्शन 4 ट्रांसलेशन ऑफ इवेंट या ट्रांजैक्शन इनटू मनी टर्म में। और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करता है, इसको कहते हैं, तो डी का 1, तो इसलिए सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है 71 में देखेंगे विद रेफरेंस टू द कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में ओनली ए करेक्ट है, ओनली 1। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती है, ये रॉन्ग है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है, जैसे 10,000 आप किराया देते हैं दुकान का तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये 10,000 टोटल तो करेक्ट है। लेकिन पर यूनिट किराया आप निकालोगे कि अगर आप 1,000 यूनिट बेचते हो महीने में तो किराया कितना पड़ा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो अलग होती चली जाएगी, वो 10 रुपये पर यूनिट होगी। लेकिन अगर आप 2,000 यूनिट बेच रहे हो तो पर यूनिट कितना आएगा, तब पर यूनिट 5 रुपये आ जाएगा। आप अगर 10,000 यूनिट बेच रहे हो तब कितना आ जाएगा, तब ये 1 रुपये पर यूनिट ही पड़ेगा। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये कॉन्स्टेंट रहती है। पर यूनिट की क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, पर यूनिट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई कि जो आप मान लो जो सामान बेचते हैं वो आप खरीद के लाते हैं 5 रुपये में और बेचते हैं 10 रुपये में, तो ये 5 रुपये जो खरीद के ला रहे हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी करेगी। आप 1 यूनिट खरीदेंगे 5 रुपये की आएगी, 2 यूनिट खरीदेंगे 10 रुपये की आएगी, 3 खरीदेंगे 15 की आएगी, ये आपका लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। 2 10 की आएंगी टोटल, लेकिन पर यूनिट जब निकालेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। आप जितनी भी यूनिट खरीदेंगे पर यूनिट 5 रहेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है पर यूनिट। नेक्स्ट है 72 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। अगेन 2 स्टेटमेंट है, इनमें से जो सही है उसकी पहचान करेंगे। तो गिवन ऑप्शन में केवल ऑप्शन 2 सही है, इंटरनल चेक इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज अमंग एम्प्लॉइज, ये इसका सही जवाब है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट देखेंगे 73 ये न्यूमेरिकल है, हालांकि छोटा न्यूमेरिकल है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया पार्टनर्स के लिए और ए बी सी का जो न्यू रेशो है वो दिया है। अच्छा, न्यू रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइस निकालना है, तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू घटा देंगे। ए का सेक्रीफाइस चेक करेंगे तो ए का ओल्ड है 3/5, इसमें से ए का न्यू घटा देंगे, ए का न्यू हो जाएगा 4/9। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 27 ये 9 3 जा और ये 5 4 जा आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 7/45। ऐसे ही निकालेंगे 745, तो ए का हो गया। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का ओल्ड कितना था 2/5 था, न्यू कितना है 3/9 है, कैलकुलेट करेंगे 45 एलसीएम आ जाएगा, 9 से इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 आ जाएगा, 5 से 3 को कर देंगे 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/45। और अब इसका रेशो देखेंगे सेक्रीफाइस का तो 7:3, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7:3। नेक्स्ट देखेंगे 74 में देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज। इनका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 2 1 का ऑप्शन सही है। पहले वाउचिंग, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर वैल्यूएशन। नेक्स्ट है 75th क्वेश्चन, इसमें 2 लिस्ट दी हैं, अगेन इनको मैच करना है और हमें पूछा है इन्होंने करेक्ट आंसर बताना है यूजिंग द कोड्स। नीचे ये कोड्स दिए हैं, तो इनका अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है वो बताना है। गिवन ऑप्शन में जो सटीक है वो है ऑप्शन बी। इसके अकॉर्डिंग जब आप मैच करेंगे तो यहाँ से मैच कर लेते हैं एक बार कौन सा किसके साथ सटीक बैठता है। तो ये सही बैठता है। रियल कॉस्ट का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी फैक्टर्स की जो यूज हो जाती है। और मनी कॉस्ट को जब चेक करेंगे तो मनी कॉस्ट बैठता है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जितना भी होता है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब देखेंगे तो ये होता है सैक्रिफाइस ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है उसमें अकाउंटिंग और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट पता चल जाती है। नेक्स्ट है 76 में हमको पूछा है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है। ये अलग अलग थिंकर्स के फॉर्मूले हैं जो इन्होंने क्वांटिटी मनी की क्वांटिटी के लिए बताए हैं। तो इनमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी करेक्टली मैच नहीं है, फॉर्मूले इनके द्वारा दिए गए हैं। रॉबर्टसन का जो फॉर्मूला है वो अलग है इससे। रॉबर्टसन का फॉर्मूला है इसके संदर्भ में m = P/K/T, और इसको अगर पीस में हम निकालना चाहेंगे, कोई भी अमाउंट निकालना चाहेंगे, अगर P निकालेंगे तो ये जो m है ये इधर नीचे हो जाएगा KT के, यानी कि ये KT/m हो जाएगा। तो ये इसका सही फॉर्मूला है, और ये जो गिवन ऑप्शन में ये जो दिया है ये इसका गलत फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे 77 विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। तो गिवन ऑप्शन में पूल जो है ये सही नहीं है, वर्टिकल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि बराबर जैसी संस्थाएं ही पूल में रहती हैं, वर्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट है 78, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दो स्टेटमेंट है, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है। गिवन ऑप्शन में ये दोनों ही करेक्ट हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ये स्लोप करता है डाउनवर्ड टू द राइट, इस तरीके से होता है इंडिफरेंस कर्व, और इस तरीके से बनता है इंडिफरेंस कर्व, डाउनवर्ड टू द राइट स्लोप होता है इसका। फिर कह रहा है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही बात है, ये कभी कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है हु, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है हु हैज स्टेटेड दैट प्रॉफिट इज लीगलाइज्ड रॉबरी, तो ये बताना है किस थिंकर का स्टेटमेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 80th, इसमें बताना है अमंग्स द फॉलोइंग हु इज नॉट ए पार्टनर, इनमें से पार्टनर कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, नॉमिनल पार्टनर। दरअसल टाइप्स ऑफ पार्टनर जब पढ़ते हैं तो ये सभी टाइप्स में आ जाते हैं, नॉमिनल पार्टनर भी, स्लीपिंग पार्टनर भी, माइनर भी, एक्टिव भी। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो माइनर और नॉमिनल को लेकर के। स्लीपिंग पार्टनर तो होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्टिव पार्टनर कोई भी जनरल पार्टनर जो एक्टिवली रोल प्ले करता है फर्म में वो होता है। तो ये दोनों तो पार्टनर होते ही हैं। माइनर पार्टनर विशेष परिस्थिति में होता है, केवल लाभों के लिए पार्टनर हो सकता है, लेकिन पार्टनर होता है क्योंकि पैसा इसका लगता है फर्म में, लाभों में हिस्सा लेता है, तो कम से कम 2 फीचर इसकी पूरी होती हैं। नॉमिनल पार्टनर दरअसल ये जो पार्टनरशिप की बेसिक कंडीशन है उन्हीं को पूरा नहीं कर सकता है। केवल ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉमिनल पार्टनर की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई हानि हो जाती है तब ये इसका पार्टनर होना, मतलब उस टाइम पे ये लॉस के लिए उत्तरदायी होता है। बाकी ये किसी भी टर्म में पार्टनर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पार्टनर की बेसिक कंडीशन होती है कि भी कम से कम वो प्रॉफिट में हिस्सेदार होना चाहिए। जब पार्टनरशिप की आप फीचर्स पढ़ेंगे तो मेन फीचर होती है पार्टनरशिप की शेयर इन प्रॉफिट्स में शेयर होना। अब इसको तो प्रॉफिट में शेयर मिलता ही नहीं है, तो ये नॉमिनल पार्टनर नहीं होता है। इसको केवल माना जाता है लॉस होने के केस में, अगर थर्ड पार्टी को इसकी वजह से लॉस हो जाता है जो इसके ऊपर विश्वास करके फर्म को कोई डील कर लेता है, तो इसलिए ये पार्टनर नहीं होना चाहिए सी। नेक्स्ट है 81st क्वेश्चन। इसमें पूछा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो इंस्टीट्यूट्स हैं और इनके ईयर हैं जो करेक्टली ऑप्शन मैच करेगा इनमें से, उसके बारे में बताना है करेक्ट कोड कौन सा बैठ रहा है। तो इनमें जो करेक्ट कोड है WTO के संदर्भ में ईयर 1995 में सही है। WTO से पहले गेट था, गेट 48 में बना था, ये भी सही है। और 48 में गेट बना था और ये 31 दिसंबर 94 को समाप्त हो गया था गेट, और उसी की जगह WTO बन गया था 1 जनवरी 1995 से। तो ये दोनों तो सही हैं। इसके बाद GST 2017 में इंडिया में लागू हुआ, ये भी सही है, जुलाई 17 से लागू हो गया था। और सेबी जो है ये गलत है। सेबी शुरुआती जब संस्था बना था ये तब बना था 1988 में, और उसके बाद इसको जो स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी सेबी एक्ट के माध्यम से वो मिली थी 1992 में। तो ये दोनों ही, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है सेबी वाला, बाकी तीनों करेक्ट है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3।
नेक्स्ट देखेंगे 82 विद रेफरेंस टू द टाइम सीरीज एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। टाइम सीरीज एनालिसिस के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में ओनली ए, केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइम सीरीज एनालिसिस यूज नहीं की जाती है जब कांस्टेंट वैल्यूज हो, कांस्टेंट में नहीं, ये तो टाइम सीरीज है, जब वेरिएशन होता है टाइम के हिसाब से तब इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 83rd मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 14। ये न्यूमेरिकल है तो इसको सोल्व कर देंगे। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू बतानी है। तो इन गिवन ऑप्शन में से भी इनमें से दरअसल कोई अच्छा इनमें से सही है, इसका फार्मूला लगा के देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन SD अपॉन मीन x बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही है, लिख लेंगे 5 और x बार यहाँ पे दिया है मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 और इंटू 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा, इसको पूरे को कैलकुलेट करने से इसका सही जवाब आ जाता है 35.71% और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 84th विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडिफरेंस कर्व को लेकर के। तो गिवन ऑप्शन में इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये रिप्रेजेंट करता है उन कॉम्बिनेशंस को जो सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना चाहेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। तो दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 85th क्वेश्चन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ है ये क्वेश्चन एज इट इज, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इसमें निकालनी है। इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ही रॉन्ग है, इसीलिए इस पर निशान लगाया हुआ है कैलकुलेशन करके। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल दिया है और वर्किंग कैपिटल दिया है, इसके साथ हमें करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो के हिसाब से हम जो वर्किंग कैपिटल है इसको रिलेट कर सकते हैं इसके डेटा को, और प्रॉपर्टी रेशियो जो है वो शेयर कैपिटल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मिसिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू निकालने की कोशिश इससे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं करंट रेशियो को एक्सटेंड करते हैं। दरअसल करंट रेशियो जब ऐसे दे रखा होता है 2.5 में, तो इसका मतलब होता है 2.5 रेशियो 1। मतलब कोई भी वैल्यू अगर एक सिंगल दे रखी हो 2.5, 3.5 या इवन मान लो 2 ही दे रखा होता तो उसका मतलब 2:1 हो जाता। तो इसका मतलब होता है कि करंट एसेट जो है वो 2.5 है और करंट लायबिलिटी 1 है। अब इसका मतलब हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकालेंगे, 2.5 माइनस 1 निकालेंगे तो जो वर्किंग कैपिटल है वो 1.5 होगी। ये जो वैल्यूज होती हैं इनको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूज, और ये जो अमाउंट लिखी होती है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें वर्किंग कैपिटल की रिलेटिव वैल्यू पता चल गई और वर्किंग कैपिटल की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास है। तो इनमें से हम किसी की भी जिनकी रिलेटिव वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम करंट एसेट निकाल लेंगे आराम से। फिक्स्ड एसेट तक पहुँचने के लिए पहले करंट एसेट चाहिए हमें जो अवेलेबल हो सकती हैं। तो करंट एसेट कैसे निकालेंगे, करंट एसेट निकालने का तरीका है कि जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है रिलेटेड वो 2,52,000, और अब हम क्या करेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई वर्किंग कैपिटल की। तो हमें करंट एसेट निकालनी है, तो करंट एसेट की एब्सोल्यूट वैल्यू हम ऊपर पुट कर लेंगे 2.5 और नीचे रखेंगे ये जो बेस यहाँ पे लिया है हमने इसकी रिलेटिव वैल्यू 1.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट आ जाएगी 4,20,000 कैलकुलेट करके। अब इसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के लिए अभी हमें करंट एसेट यहाँ पे आ गई है। अब शेयर कैपिटल और प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो इसका मतलब होता है प्रोप्राइटर्स फंड का टोटल एसेट के साथ रिलेशन। तो ये अगर प्रोप्राइटर्स फंड है तो इसका मतलब भी होता है 0.7:1, यानी कि जो करंट टोटल एसेट है वो 1 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए और प्रोप्राइटर्स फंड 0.7। यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखा है, ये प्रोप्राइटर्स फंड है। तो इसके हिसाब से जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल एसेट। तो टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,20,000 हमारे पास अवेलेबल है और हमें वैल्यू निकालनी है ये 1 यहाँ पे। तो 1 अपॉन कर देंगे और जो गिवन हमारे पास वैल्यू एब्सोल्यूट इसका रिलेटिव है 0.7, तो 0.7 हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 0.7।
अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 0.7 से इसको डिवाइड करेंगे 7,20,000 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,28,571 समथिंग। तो ये 10,28,571। अब ये टोटल असेट आ गई। टोटल असेट में से अगर करंट एसेट हम घटाते हैं तो फिक्स्ड एसेट की जो अमाउंट है वो इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, वो बनती है 6,08,571। तो आप एक दफ़े कैलकुलेट करके देख लेंगे, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ये पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड है। इसका मुझे ऑथेंटिक कहीं पे वो मिला नहीं कोई सोर्स, इसलिए ये अभी पेंडिंग में रखा है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो तब तक ये संभवतः मिल जाएगा प्रॉपर इसका एनालिसिस। नेक्स्ट है इफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये न्यूमेरिकल है तो इसको सोल्व करेंगे। इफ फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस दे रखा 15 पर यूनिट, आउटपुट का लेवल है 75,000 यूनिट्स। अब यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक प्रॉफिट अर्नड वुड बी, प्रॉफिट अर्नड कितना होगा? तो ऐसे केस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग जब अपनाते हैं तो यहाँ पे इसमें चेक कर लेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। देखिए हम एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपये है 1 यूनिट का, और वेरिएबल कॉस्ट हमें पड़ रही है 10 रुपये पर यूनिट, तो 10 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो पे करनी ही होती है, तो हमारे पास बच जाते हैं 5 रुपये। ये 5 रुपये फर्म के पास अवेलेबल हैं, जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन काम आता है, इसी में से फिक्स्ड कॉस्ट कवर करेगी अपनी संस्था और उसके बाद कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट होगा। ये कह रहे हैं कि 75,000 यूनिट इनका आउटपुट लेवल है, तो 5 रुपये पर यूनिट इनको जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फर्म को, भाई वेरिएबल तो देना ही पड़ेगा खर्चा हर हाल में, तो 5 रुपये एक यूनिट छोड़ती जाएगी, फर्म के पास बचता जाएगा। तो 75,000 यूनिट्स जब ये बनाएंगे तो इस पर 5 रुपये के रेट से टोटल कितना बच जाएगा ये कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ जाएगा 3,75,000 टोटल, यानी कि ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये जो सेल है फर्म को इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा लेंगे 2,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ये बच जाएगा 1,25,000, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1,25,000। नेक्स्ट देखेंगे 89, इसमें अगेन 2 लिस्ट दी हैं, हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा हो सकता है। तो जो करेक्ट मैच है वो बी है। इनको देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है जहाँ पे नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज इट इज़, तो इसका सही जवाब है फिशिंग। फिशिंग की जाती है समुद्र वगैरह से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर है जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री डेयरिंग, जहाँ पे जेनेटिकली कोई सुधार करते हो तो डेयरिंग में जेनेटिक इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे रॉ मटेरियल से कुछ सामान हम बनाते हैं फर्दर उसको, तो ये हो जाएगा लेदर इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कोई बिल्डिंग या ब्रिज या रोड, तो ये ब्रिज आ जाएगा, डी का 1। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 90th। तो 90th कहता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज 3,000, नॉर्मल आउटपुट की नॉर्मल कॉस्ट 3,000 है। वैल्यू ऑफ अब लॉस इज 450, एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है वो 450 है। नॉर्मल आउटपुट 200 यूनिट्स है। यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितने होंगे? तो एबनॉर्मल लॉस किसके बराबर हो सकते हैं? यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना है। नॉर्मल आउटपुट 3,000 है, नॉर्मल यूनिट 200 हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट निकल करके आ जाएगी 15 रुपीज़। अब इसको चेक कर लेना है कि 450 जो नॉर्मल लॉस है तो कितनी यूनिट्स के बराबर है? 450 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो कितना आ जाता है? तो ये 30 यूनिट्स आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना। तो गिवन ऑप्शन में ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 92, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें सही सीक्वेंस बताना है। मैनेजमेंट के फंक्शन से सीधे सीधे हैं डायरेक्ट, तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन सी, इसका सही सीक्वेंस है। सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, उसके बाद मोटिवेशन, फिर कंट्रोल है। नेक्स्ट है, इसमें अगेन लिस्ट दी हैं 2 और लिस्ट को मैच करना है। थ्योरीज हैं और उनके जो थिंकर्स हैं उनके नाम दिए हैं, थ्योरीज के जो प्रोपाउंडर हैं। तो गिवन ऑप्शन में हमें बताना है सही मैच कौन सा बैठ रहा है इसमें। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही बैठता है, यानी कि रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट,
इसका सही, इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो प्रोफेसर हावले। और डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर क्लार्क, जेबी क्लार्क। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके देने वाले हैं प्रोफेसर शुम्पीटर। और अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके देने वाले हैं प्रोफेसर नाइट। नेक्स्ट है 94, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, FW टेलर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ये मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनको मैच करना है। कौन सा सही मैच इसके साथ बैठता है? तो जो ऑप्शन ए है वो सही मेल है इन सब का, क्योंकि इंटरबैंक कॉल मार्केट ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है इसकी। कमर्शियल पेपर ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। कमर्शियल बिल ये मनी मार्केट में चलते हैं। और ट्रेजरी बिल ये एक गवर्नमेंट पेपर होता है। नेक्स्ट है 96, इसमें सही क्रम बताना है। तो सही ऑप्शन इसका सी है, इसका चेक कर लेंगे। 2143 ऑडिट प्रोग्राम, फिर ऑडिट नोटबुक, फिर उसके बाद ऑडिट फाइल्स, फिर ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट है 97, इसमें बताना अगेन 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है यही बताना है इसमें। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, तो ये अकेला यही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 98 में असर्शन और रीजन दोनों दिए हैं, तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में जो असर्शन है फिक्स्ड एसेट इन द बैलेंस शीट आर रिक्वायर्ड टू बी शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो ये सही है। बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट डिस्क्लोज ए ट्रू एंड फेयर व्यू, ये इसका रीजन भी सही है और ये इसका सही एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ये दोनों ही चीज़ सही है और ये एक सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगेन 2 लिस्ट दिए हैं टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना है उनके साथ। तो गिवन ऑप्शन में जो सही मैच है इसका वो ऑप्शन बी है। जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनोवेटिंग की फीचर होती है वो एग्रेसिव होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं खूब। और जो इमिटेटिंग होते हैं मतलब ये नकल करते हैं केवल। इनका जो सही होता है रेडीनेस टू अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशन, जो भी सक्सेसफुल इनोवेशन होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, रेडी होते हैं उसके लिए, उसी की इमिटेट करते हैं। इसके बाद है जो फैबियन टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये होते हैं ग्रेट कॉशियस होते हैं किसी भी चेंज को लेकर के। इसके बाद जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि रिफ्यूज़ करते हैं कोई अडॉप्ट करना कोई भी चेंज अपने प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है 100th, इसमें हमें बताना है कौन सा 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों में से सही कौन सा है इसके बारे में बताना है। तो गिवन ऑप्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सही है। और रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट ट्रस्टवर्दी, अब देखो ये जब लिमिटेशन बताई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की तो ये एज ए लिमिटेशन वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन ये बहुत फैक्ट कोई स्टेटमेंट इसको कहना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, हालांकि ये लिमिटेशन रहता है उसका। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बता दिया कि ट्रस्टवर्दी होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। फिर भी जैसा बुक में है, बुक में इनको नेगेटिव मान लिया जाता है, तो वहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की आने पे ये और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज शोन इन, तो इसका इन जनरल इसका उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, हालांकि अवेलेबल में से ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका। देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर मान लो डिवेंचर्स जब इशू किए और रिडेम्पशन पे प्रीमियम को मान लो रिकॉर्ड ही नहीं किया कंपनी ने, तो ऐसे केस में फुटनोट में आएगा, कहीं आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने डिवेंचर जब इशू किया और उसी समय पता था कि रिडेम्पशन जो इनका होना है वो प्रीमियम पे होना है, अगर ये पहले से कंडीशन थी, तो जब पहले से कंडीशन होती है तो डिवेंचर इशू करते टाइम ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को कंपनी अपने बुक्स में लिख लेती है इस तरीके से कि कंपनी को जो पैसा मिल रहा है डिवेंचर इशू करने का, मान लो कंपनी को पैसा मिल रहा है 100 रुपये और 10 रुपये कंपनी कह रही है कि हम प्रीमियम इनके रिडेम्पशन पे देंगे, तो कंपनी अपना लॉस मान लेगी 10 रुपये आज ही, तो लॉस को डेबिट कर लेती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
लिखेगी टू डिवेंचर 100, तो डिवेंचर 100 का हो गया, और लिखेगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। जब तक ये डिवेंचर ड्यू, मतलब अगर 10 साल के डिवेंचर है तो ये प्रीमियम भी 10 साल तक बुक्स में लायबिलिटी बना रहेगा। तो ऐसे केस में ये नॉन करंट में आएगा, तब नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम आएगा। लेकिन अगर ये लॉस तो राइट ऑफ हो जाएगा धीरे धीरे, इसकी बात खाली, क्योंकि इसमें पूछा केवल इतना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर अकाउंट, इसके बारे में पूछा है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट जो है ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, अगर मान लो 10 साल बाद रिडीम करने डिवेंचर, तब ये नॉन करंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की में अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। लेकिन मान लो अब रिडीम होने में 1 साल रह गया, लास्ट वाला ईयर, लास्ट वाले ईयर की जब बैलेंस शीट बनाएंगे और मान लो उससे 8 या 9 महीने बाद, यानी कि आने वाले साल में रिडीम होना है, तो अब 1 साल बचा, केवल उस केस में ये करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में आ सकता है। खैर गिवन में अब यही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन्फ्लेशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनमें से बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए इसका केवल सही है, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इंक्रीज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, इसमें फिर अगेन 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, तो करेक्टली मैच करना है। गिवन के इसमें ऑप्शन डी इसका सही है। IFCI 1948 में पहले भी ये आ चुका है। SIDBI, तो SIDBI है जो 1990 में है इसकी स्थापना, और नाबार्ड जो है वो 1982 में, इसका 2 ऑप्शन सही है, और एग्जिम बैंक 1981 इसका सही है, डी का 1। नेक्स्ट देखेंगे, इन रेफरेंस टू द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है, थिंकर का नाम है और थ्योरी का नाम है। तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है, यंग थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन इसमें 2 लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ट्रांजेक्शन हैं और बुक है, जिस बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो गिवन जो कोड है इनमें से कोड सी सही बैठ रहा है। ऑप्शन जो है इसके इस तरीके से, क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। कैश सेल ऑफ एन एसेट, जब कैश आ गया तो हमेशा कैश बुक में ही जाएगा, चाहे सेल है चाहे परचेज है, एसेट का है चाहे सामान का है। रिटर्न इनवार्ड का मतलब हो गया जो हमने सामान बेचा वो वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न सही हो जाएगा इसका। रिटर्न आउटवार्ड, जो हमने रिटर्न भेज दिया बाहर, यानी कि हमने परचेज रिटर्न कर दिया, ये डी के साथ 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, इसमें देखेंगे अगेन लिस्ट दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है और इनको मैच करना है, डिफरेंट ये कोड्स हैं, इनमें से जो कोड इसका सही बैठ सकता है। तो गिवन ऑप्शन में इसका जो बी कोड है वो सही है, इनको मैच करके देखेंगे सभी को एक दूसरे के साथ। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ऑयल एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये रेलवे के अंतर्गत आता है, रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड इनमें से हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड ये दे ही रखा है डायरेक्ट। गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट है 107, इसमें 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन है, और सही इनमें से ऑप्शन कौन सा है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये ट्रू है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट चेंज इंडेक्स, ये सही है, लेकिन इसका जो रीजन है ये गलत है। पास्ट चे का जो इंडेक्स नंबर है वो करंट ईयर को लेता है, ना कि बेस ईयर को। नेक्स्ट है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ट्रू लेकिन आर फॉल्स है।
नेक्स्ट है 108, इसमें अगेन दो स्टेटमेंट है और जो करेक्ट है उसको बताना है सीधे। तो गिवन ऑप्शन में ना तो ए सही है ना बी सही है, दोनों ही रॉन्ग है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के संदर्भ में है, दोनों बातें गलत हैं, सोशलिस्ट में नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट है 109, विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ Q3, क्वार्टाइल्स के संदर्भ में जो थर्ड क्वार्टाइल होता है उसके बारे में पूछा है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से वह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में केवल बी सही है कि 75th परसेंटाइल होता है Q3, इसलिए केवल सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट देखेंगे 110, अगेन इसमें असर्शन और रीजन है और इनमें से जो सही है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन केस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है नेट सेल के बेस पे, ये तो सही है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न की मेजर करता है, ये रॉन्ग है। तो केवल ए असर्शन ही सही है और इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, ए इज ट्रू। नेक्स्ट है 111, इसमें पूछा है मेन रीजन ऑफ मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज बिकमिंग अनसक्सेसफुल इज द इनएफिशिएंट लीडरशिप। ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है, किस थिंकर का स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 112, विद रेफरेंस टू नॉमिनल वेजेज, नॉमिनल वेजेज के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में केवल ए सही है, इट इज रिसीव्ड इन मनी फॉर्म, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 113, इसमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ये प्रोसेस दी हुई है अकाउंटिंग से रिलेटेड और इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है वो सही सीक्वेंस इसका बता रहा है। इनमें से पहले बैलेंस करते हैं लेजर में अकाउंट्स को, इसके बाद प्रेपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है 114, इसमें अगेन मैच करना है, दो लिस्ट दी हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही मैच बनता है वो ऑप्शन ए बन रहा है, कोड ए। फाइनेंशियल लीवरेज यह रिस्क को बताता है, मेजर करता है। क्विक रेशियो यह लिक्विडिटी को बताता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी रेशियो फर्म की एफिशिएंसी को बताता है। मार्जिन ऑन सेल ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। नेक्स्ट देखेंगे 115, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ये अलग अलग पेयर हैं और ये करेक्टली मैच कौन से हैं उनकी पहचान करनी है। तो इसमें से टेस्ट चेकिंग, रैंडम चेकिंग है, इंटरनल चेक, सिस्टम ऑटोमेटिक चेकिंग है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड करता है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, ये तीनों ही सही हैं। और जो ऑप्शन 4 है ये सही नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखेंगे 116, इसमें अगेन दो लिस्ट दी हैं, थ्योरी दी है और उनके थिंकर्स का नाम दिया है। तो गिवन ऑप्शन में इसका जो ए कोड है ये सही है। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी मैच ये फिशर की है। क्लासिकल थ्योरी ये मार्शल की है। लोनेबल फंड थ्योरी ये विक्सेल की है और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये किन्स की है। नेक्स्ट है 117, इसमें अगेन दो स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। इनमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 118, इसमें अगेन दो स्टेटमेंट दिए हैं, जो करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए जो पहला स्टेटमेंट है यही करेक्ट है, इसलिए ओनली ए सही होगा। कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, इससे ऊपर इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी था, अभी कंट्रीब्यूशन निकाला था वहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा करके। नेक्स्ट देखेंगे 119, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हैं और करेक्ट मैच इसका बताना है कौन सा हो सकता है करेक्ट कोड गिवन ऑप्शंस में से। इनमें से जो करेक्ट कोड इसका बैठता है वो ऑप्शन ए ही है। फोरकास्टिंग ये प्लानिंग से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन रिलेटेड है लीडिंग से और सिलेक्शन ऑफ मैनेजर रिलेटेड है स्टाफिंग से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो करेक्टली मैच नहीं है उसकी पहचान करनी है।
तो इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी बाकी करेक्ट है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू करने पे कोई प्रीमियम मिलता है कंपनी को तो वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो मेन वर्क है, मेन जॉब है, मेन टास्क है किसी संस्था का, उससे जो अर्निंग होती है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं। बाकी जो प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहलाते। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैच नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट मैच है। तो ये थे सारे इसके आंसर्स पॉसिबल जो हैं वो हैं। हालांकि फाइनल आंसर की आने पे हो सकता है एक आध में चेंजेज हो जाए। इसके अलावा आप अपने कमेंट भेजेंगे तो उसका अकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा। इसका जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो विद प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और आपको इसका PDF चाहिए पेपर का, तो वो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कि इनका PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप जो टीचर प्रेपरेशन के लिए है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको ये PDF मिल जाएगा इस पेपर का। जब मैं ये वीडियो वहाँ पे शेयर करूँगा जिस जगह, उसके नीचे ही इसका PDF भी शेयर कर दूँगा। इसके अलावा आप कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में अच्छे वीडियोस भी देखेंगे और पुराने जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख पाएंगे बढ़िया से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।